मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहां हम लोग का जो सॉल्यूट होगा उसके मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल करके डिसॉल्व होकर के जो सॉल्यूशन बनाएगा उसके वॉल्यूम को हम लोग ml में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में हमारे सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व है वही कहलाता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द mass of solute in gram present in 100 ml of solution। ठीक है, मतलब mass by volume percentage of component is equal to mass of solute in gram by volume of solution in ml into 100। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरेटिकली जो है, अगर थ्योरेटिकली देखिए इसको तो यहां पर यूनिट ग्राम में है और नीचे हमारा यूनिट क्या है, मिलीलीटर है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकली तो ठीक है, इसका जो भी परसेंटेज आए हम उसको डेटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि यहां अगर सेम यूनिट होता तो कैंसिल हो जाता है। यहां तो ग्राम पर ml बच जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए जनरली ये जो मेथड है इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जनरली इसको मास बाय वॉल्यूम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन, देखिए ये न्यूमरेटर में ग्राम आएगा यूनिट और डिनोमिनेटर का यूनिट क्या है, लीटर, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू यही हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि ये थ्योरेटिकली देखिए भले हम लोग इसका कोई परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर दें और उसको लिख दें, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यूनिट ग्राम है और ये क्या है, ml है, मिलीलीटर है। इसलिए इट इज बेटर टू एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ concentration in ratio. So we generally express mass by volume ratio, that is concentration in gram per liter, और इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। कई सारे क्वेश्चन में आगे हम लोग से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इट मीन्स द इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट the ratio of mass of solute to the volume of solution, and the mass of solute will be expressed in gram and the volume of solution in liter. So we will get concentration in gram per liter. ठीक है, तो ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है कि ज्यादातर ड्रग इंडस्ट्रीज में, फार्मा इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन जहां बनाए जाते हैं वहां पर इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि अब इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6 ग्राम।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए यहां सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट नहीं है वो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन बना, जब सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर दिए सॉल्वेंट में, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है 500 ml, 500 ml। और आपको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो ml में दिया गया है मिलीलीटर में, उसको हम लोग को चेंज करना होगा लीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे? मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। अब आसानी से आप निकाल लीजिए मास बाय वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम रेशियो कहिए, या कहिए कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 6 हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/2 हो गया, दैट विल गिव 12 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम में है, ये लीटर में, तो 12 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अगर सॉल्यूट का मास ग्राम में प्रेजेंट है, दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में या लीटर में दिया हुआ है, तो उससे हम लोग मास बाय वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं, या कहिए स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 मेथड अभी हमने बताया, यानी मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या कहिए मास बाय वॉल्यूम रेशियो। इन तीनों कॉन्सेप्ट में हमने एक कॉमन चीज यूज किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं ये हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के बहुत ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, खास करके जो मेडिसिन बनाई जाती है तो उसके कंपोजिशन आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो वैल्यू बहुत ही कम आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां आ रहा है 0.00003%। ठीक है, तो क्या होगा कि अनावश्यक रूप से हमको इतना लंबा सा इसको लिखना पड़ता है। तो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सच सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ppm। तो ऐसे सॉल्यूशंस में हम लोग परसेंट में उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जगह पर ppm में एक्सप्रेस करते हैं। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे यहाँ पार्ट्स पर सेंट है, एक्चुअली परसेंट मतलब हो गया पर 100, यानी 100 पार्ट्स में हमारे सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, यही चीज हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखा, यानी मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम लोग 100 पार्ट्स में, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर मिलियन पार्ट में कंपेयर करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी सेम टू सेम वही फॉर्मूला होगा। बस आप जानिए कि जहां आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके जगह पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से। ठीक है, यानी अगर हम सिंपली इसको कहें तो कंसंट्रेशन इन ppm, इसको हम लोग एक्सप्रेस करें तो सेम टू सेम वही रेशियो यूज करना है जो कि हम लोग परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फर्क बस इतना होगा कि इसमें हम लोग यहाँ पर 100 की जगह पर 10⁶ यानी मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो सेम वही फॉर्मूला है, मास बाय मास ppm इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ ppm, एंड मास बाय वॉल्यूम ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, लीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इनटू 10⁶ ppm। तो जब हम लोग को बहुत स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में और उसको
कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग ppm क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज मेनली यूज्ड वेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, एज फॉर एग्जांपल टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कि मेडिसिन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उनके कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग ppm का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज वाइडली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। Mole fraction. Let us define this term. It is defined as the ratio of number of moles of one component to the ratio of to the total number of moles present in the solution, ठीक है। यानी कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स इफ आवर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, अगर हम लोग ये मान लें कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ये हमारा ए जो है सॉल्यूट है और बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए हैं और बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी हैं, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी भी कंपोनेंट का हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो उस कंपोनेंट का मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही जो रेशियो है इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट एन बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही चीज यहां लिखा गया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हम लोग एक जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स आई मीन्स आइथ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो, अगर हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट डिसॉल्व हैं तो उसमें से अगर हम आइथ कंपोनेंट की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो तो उसको हम आइथ कंपोनेंट कह सकते हैं। तो आइथ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, आइथ फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे आप ले सकते हैं जो भी चीज है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये सम ऑफ आइथ मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं सबके यहां पर ऐड कर दिए जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। मतलब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एन आई बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस अप टू एन एन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके सबके मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वो, और जिस कंपोनेंट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम उसके मोल्स को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको 3 बात क्लियरली बता दे रहा हूं,
तीन बात आपको हमेशा याद रखना है मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। नंबर 1, अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। क्यों? जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है और न्यूमरेटर में क्या है, उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। तो जाहिर सी बात है कि एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स टोटल के रेस्पेक्ट में हमेशा कम होगा। सो दिस मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो या कितने भी कंपोनेंट हो, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा, अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। क्यों? वो पूरे सॉल्यूशन के जितने मोल्स होंगे सबको ऐड करके वहां लिखना है, और न्यूमरेटर में क्या है, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को हम लोग लिख रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरी बात, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, जैसे ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया ए और बी 2 कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितने कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको तो बाइनरी सॉल्यूशन से ही डील करने हैं। मैंने शुरू में ही बताया था पहली क्लास में कि हम लोग को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस के होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो अगर आप एक्स ए निकाल लेंगे तो एक्स बी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, आसानी से ये निकल जाएगा। तो सिर्फ एक का कैलकुलेशन करने से दूसरा निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यानी किसी सॉल्यूशन का अगर हमने मोल फ्रैक्शन एक बार पता कर लिया, फिर उसकी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उससे मोल फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है? इसलिए क्योंकि अगर उसके, जैसे हम कोई भी सॉल्यूशन को डील कर रहे हैं तो टेम्परेचर किस चीज को इफेक्ट करता है, वॉल्यूम को, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है? लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन में हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन में कहीं पर भी वॉल्यूम जो टर्म है वो नहीं आ रहा है। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स की बात करते हैं। ठीक है? और हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को अगर इधर उधर डिस्प्लेस नहीं किया गया, मतलब ना तो एक्स्ट्रा उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऐड किया गया या तो उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट को उसमें से रिमूव नहीं किया गया, मतलब वो अगर क्लोज सिस्टम है, यानी हमने अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया लेकिन उसमें से सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट चेंज नहीं हुए, ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट उतने ही है जितना इनिशियली प्रेजेंट थे और इसको हमने हीट किया है। ठीक है? या इसको कूल किया है। ठीक है? तो ऐसा करने से इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो और भी टर्म्स हैं लेकिन एक आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना? कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो वो वैल्यू टेम्परेचर बदलने से कभी भी नहीं बदलती है, क्योंकि इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन नो वॉल्यूम इज इन्वॉल्व। वॉल्यूम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, केवल हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है? मोल फ्रैक्शन में हम लोग मोल्स के रेशियो निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो मोल्स के रेशियो निकाल रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो इतना हम लोग मोल फ्रैक्शंस के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1,
sum of mole fraction of all the components present in solution is equal to 1 and this concentration term is not affected by temperature. ठीक है ना, तो इतना चीज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जान लिए. आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये टर्म्स भी हैं. अब हम लोग आगे की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. और ये जो मैंने आज बताया इन सब का भी उस आगे हम लोग को यूज होगा. ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग मोलैरिटी का क्वेश्चन करेंगे, मोलैलिटी का क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करेंगे, कहीं पर भी आप करेंगे, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है. ऐसा नहीं कि इसको आप नहीं समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है. पहले आपको ये बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि मोल्स निकालने आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए, मास परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने आना चाहिए, वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्रेस करने आना चाहिए. तभी उन सब चीजों को और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है, तो हमें लगता है आज के लिए सफिशिएंट है और आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. फिर आगे के क्लास में हम लोग और जितने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच.